हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 10 है, जिसका टॉपिक है एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं उनका जिक्र करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या होता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब कभी भी कोई सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज कर रहा है, फेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ गया, या हम जो यहां पे बात कहना चाह रहे हैं कि फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस दौरान एंथैल्पी चेंज क्या होता है, उसकी बात जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जब हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें एंथैल्पी चेंजेस क्या क्या होंगे उनकी हम बात करते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिफरेंट फेज ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं और उसमें होने वाले एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, एक तरह से जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस पे देखना है और हमें जो सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? The enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of solid substance in the standard state is called as standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion। यानी कि जब हम एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं तो ऐसा एंथैल्पी चेंज जिसमें 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस का स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड स्टेट पर मेल्टिंग हो जाती है, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम क्या कह देंगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? तो ये एक एंथैल्पी चेंज है जो कब होता है? जब कभी भी 1 मोल ऑफ सॉलिड 1 मोल ऑफ लिक्विड में स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, यानी कि जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है उस पर कन्वर्ट हो जाएगा, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा, मतलब सीधा सा है, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर और स्टैंडर्ड कंडीशंस रखते हुए 1 मोल ऑफ सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम एग्जांपल लेते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमको अच्छे से पता है कि जो सॉलिड मेल्ट होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसलिए मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कैसा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस में आएगा, इसका साइन हमेशा प्लस रहेगा, राइट? तो हम क्या कह देंगे? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो ऑल द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर ऑलवेज पॉजिटिव। जितने भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आती हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, उनका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहां पे हम एग्जांपल से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। हम लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, H2O सॉलिड कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में, और उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आएगा वो होगा डेल्टा H फ्यूजन ऑफ आइस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट? तो हमने क्या कहा? 1 मोल ऑफ H2O सॉलिड लिया, स्टैंडर्ड कंडीशंस ली, और H2O लिक्विड 1 मोल कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आया वो आया प्लस 6.0 किलो जूल पर मोल। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए ही इजीली
आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, आइस की मेल्टिंग इजीली हो जाती है। तो जितना ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कम रहेगी उतना ही उस सब्सटेंस का मेल्टिंग या फ्यूजन का प्रोसेस इजीली हो जाएगा। जितना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू हाई रहेगी उतना उस सब्सटेंस का मेल्टिंग या फ्यूजन डिफिकल्टी से होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, हाई हीट लेने के बाद होगा। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल देखा आइस का वाटर में कन्वर्जन, और उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ उसको हमने नाम दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सेकंड प्रोसेस की, जो कि होता है वेपराइजेशन, और उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हम मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस। राइट, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो देखिए ध्यान से, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को या मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को। तो हम कह देंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर and under standard pressure is called as standard enthalpy of vaporization और molar enthalpy of vaporization। यानी कि जब आपने 1 मोल ऑफ लिक्विड लिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है, स्टैंडर्ड प्रेशर लिया है, उस समय आप 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपराइज कर रहे हो और उसके लिए जितनी हीट चाहिए, उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और इसी को ही मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी की दूसरी और एक सिंपल और इजी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द conversion of 1 mole of liquid into its vapor at constant pressure and at boiling point of the liquid। यानी कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है या मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है, वो एक एंथैल्पी चेंज है जो कब होता है, जब 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा कांस्टेंट प्रेशर पर और लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर। उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था वो जैसे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आती है, जिससे क्या पता चलता है, सो वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड है वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, अब हम वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हमने कहा वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो वाटर के वेपराइजेशन में क्या होगा, 1 मोल H2O लिक्विड आप लेंगे और ये H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस आप रखेंगे। उस दौरान जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आएगा वाटर के लिए वो आता है प्लस 40.6 किलो जूल पर मोल। और आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे भी साइन कैसा है, प्लस है। यहां पे एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, 40.6 किलो जूल पर मोल है वाटर के लिए। तो ये जो एंथैल्पी की वैल्यू आई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये प्लस 40.6 किलो जूल पर मोल है। ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। जितनी ये वैल्यू ज्यादा आ रही है उतना ही इस लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा। जितना वेपराइजेशन के लिए हीट कम एब्जॉर्ब होती है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कम आती है, लेस पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, वो ये बताता है कि लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कितना है और कितना कम है। राइट, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यूज का डायरेक्ट रिलेशन है लिक्विड के अंदर प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसी बात को हमने स्पेशल नोट के फॉर्म में समझाया है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है स्पेशल नोट, The magnitude of the enthalpy change depends on the strength of the intermolecular interactions in the substance undergoing the phase transformation। जो phase transformation करने वाला substance है, जिसमें phase transformation हो रहा है, उसके अंदर intermolecular interaction की strength क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज कितना आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज अगर हाई आ रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो उस सब्सटेंस में है वो ज्यादा है, स्ट्रांग है। और अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन उस सब्सटेंस के अंदर वीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज भी कम आएगा। ठीक है, तो सीधी बात है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड आता है वो सीधा सीधा रिलेट करता है लिक्विड के अंदर प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं जिससे स्पेशल नोट अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल देते हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन है और आपसे एग्जामिनर भी कई बार पूछ लेता है। तो देखिए ध्यान से,
तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ एसीटोन। वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है वो एसीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड्स देम टाइटली इन द लिक्विड फेज, while for the organic liquid acetone the significantly weaker dipole-dipole interactions are present। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, हम कह रहे हैं कि वाटर का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो एसीटोन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। अब वो कौन से हैं ये आपको मेंशन करना है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि एसीटोन के अंदर तो वीक डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। तो हम क्या कह देंगे कि the stronger intermolecular hydrogen bonds between the water molecules holds them tightly in the liquid phase। liquid phase के अंदर water molecules के बीच में strong intermolecular hydrogen bond present होता है जो कि उनको tightly hold करके रखता है, और ऐसा होने की वजह से enthalpy of vaporization of water हाई आता है। और कितना आया था, लगभग हमने जैसा भी बताया ऊपर 40.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जबकि अगर हम ऑर्गेनिक लिक्विड एसीटोन के लिए बात करें उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं, जिस वजह से उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 29.1 आता है किलो जूल पर मोल में, और वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो यहां से बात क्लियर हो गई कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विच इज 40.8 किलो जूल पर मोल is greater than standard enthalpy of vaporization of acetone which is 29.1 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डाटा के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, थर्ड हम देख रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो है सब्लिमेशन, और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो समझने लायक है। सब्लिमेशन के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर चुके हो, जहां पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। तो यहां पे ये बात ध्यान रखनी है कि हर किसी सब्सटेंस में, हर किसी सॉलिड सब्सटेंस में टेंडेंसी नहीं है कि वो सब्लिमेशन शो करे। तो सब्लिमेशन जो शो कर सकते हैं वही इसके एग्जाम्पल बनेंगे। हम हर किसी सब्सटेंस का सब्लिमेशन नहीं करा सकते। जनरली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर लिक्विड आगे गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉलिड फॉर्म से, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाते हैं और उस प्रोसेस में सब्लिमेशन होता है, या उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हर कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस नहीं हो सकता है। जो सब्लाइम होगा, जो सब्लिमेशन शो करेगा, उसी के लिए हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी कि जब आपके पास 1 मोल ऑफ सॉलिड है और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल ऑफ गैस में, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, उस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस सब्लाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ 1 बार। जब कभी भी 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सब्लाइम होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ 1 बार पे जब चेंज होगा, तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो सब्लिमेशन भी एक तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें जिनकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा वही सब्सटेंस होंगे जो सब्लाइम होते हैं, राइट, जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड CO2 ड्राई आइस। ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2 और ये सब्लाइम होता है, डायरेक्ट CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने CO2 सॉलिड लिया, ड्राई आइस, इसका 1 मोल लिया, ये कन्वर्ट हो गया CO2 गैस में, और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये प्रोसेस करवाया, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ CO2 कितना आया, +25.2 किलो जूल पर मोल।
इसी तरह से एग्जाम्पल 2 देखें, सब्लिमेशन ऑफ नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन होता है C10H8 और ये सॉलिड फॉर्म में हमने लिया 1 मोल और ये कन्वर्ट हो गया C10H8 गैसियस। सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में आ गया, गैसियस स्टेट में, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। और इस दौरान जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आया वो आया प्लस 73.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की जब हम जिक्र करते हैं, ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एलोट्रोप्स होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो जब कभी भी वन एलोट्रोपिक फॉर्म किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म पे कन्वर्ट होता है और ये जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो इंटर कन्वर्जन हुआ, इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहा जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन का जिक्र जब कभी भी किया जाए तो आप समझ जाना कि ये सब्सटेंस उन सब्सटेंस के लिए जिक्र हो रहा है जो एलोट्रोपी शो करते हैं, जिनके एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं और जिनके एलोट्रोप्स में इंटर कन्वर्जन होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, तभी एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात की जाएगी। तो क्या होती है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, देखिए ध्यान से। The enthalpy change during the conversion of one allotropic form of 1 mole of a substance into another allotropic form at the transition temperature is called as enthalpy of transition। यानी कि जब आपने किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का किसी 1 एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में इंटर कन्वर्जन कराया और ट्रांजिशन टेम्परेचर पे कराया, तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी किनके लिए आएगा, ऑब्वियसली उन्हीं सब्सटेंसेस के लिए जिनके एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने क्लास 10th में बात कर रखी है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। अब यहां पे ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी लेस स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वहां एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। और अगर इसका उल्टा करा देते हो, आप रिवर्स प्रोसेस कराते हो, मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म को लेस स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हो, तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है जबकि डायमंड हार्ड है। ग्रेफाइट में लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, डायमंड में कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन हम इनकी एंथैल्पी चेंज से बताते हैं कि जब हमने डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया तो वहां पे एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आया, जिससे पता चला कि हीट रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। तो इनकी स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, इनकी प्रॉपर्टीज पे नहीं जाना है, हमें इनका इंटर कन्वर्जन करवा के देखना है ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, जिससे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन हमको अच्छे से क्लियर आइडिया दे देगा कि कौन किस में कन्वर्ट होगा और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, या डायमंड और ग्रेफाइट में से कौन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। तो जब हमने डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन देखा, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, तो हमने कार्बन सॉलिड का 1 मोल लिया जो कि डायमंड के फॉर्म में है, वो कन्वर्ट हो गया कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट में, यानी डायमंड किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेफाइट में, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। और इस दौरान जो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन आया वो आया -1.9 किलो जूल पर मोल। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, जबकि डायमंड थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल एलोट्रोप थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोप में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा, सबसे पहले हमने बात की एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को समझा, फिर हमने उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को समझा, फिर हमने उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को समझा। तीनों टाइप की एंथैल्पी को विथ एग्जाम्पल स्टडी किया ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर हमने लास्ट में बात की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और फ्यूजन के बाद
एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की, और एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन को भी समझा विद एग्जांपल, यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर किया। और उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे इस वीडियो में समझाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाके क्लास 11th के जो भी वीडियोज अवेलेबल हैं उनको देखिए और जो भी वहाँ पे अपने डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए। फिर भी अगर वहाँ पे कोई डाउट वीडियो में रह जाता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उसके भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।